नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें अपने बात करेंगे साथियों भारतीय सभ्यता का जो विदेशों में प्रचार प्रसार है उसकी। और प्यारे साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जीके पढ़ रहे हैं, जिसमें अपना जो सब्जेक्ट चल रहा है वो हिस्ट्री का चल रहा है। ठीक है, हिस्ट्री में अपने अभी तक अपन ने 2 टॉपिक मौर्य काल और गुप्त काल में कला साहित्य विज्ञान ये पूरा कर चुके हैं। और कल अपना एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें अपने भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार अपने पढ़ना शुरू किया था, एक नया टॉपिक जिसमें वृहत्तर भारत को अपन ने पढ़ा। वृहत्तर भारत यानी कि जहाँ पर जिन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, उन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से वृहत्तर भारत जो वो कहा जाता है। ठीक है, ये हमने देखा। और उस वृहत्तर भारत में हमने सबसे पहले जो अध्ययन किया वो साथियों कूची का किया, है ना। से यानी कि बोले कूची का नहीं बोल के मध्य एशिया का बोले तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। मध्य एशिया में जो आपके 2 प्रदेश आते हैं, कूची और खौतान, है ना। कूची और खौतान, ये वाला जो एशिया, ये जो आपका क्षेत्र है भारत का ऊपरी हिस्सा है, ये आपका रहेगा, क्या रहेगा साथियों, मध्य एशिया, जहाँ पर ये आपका कूची है और इधर आपका क्या है, खौतान। तो कूची और खौतान का एक प्रकार से अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। आज के इस वीडियो में अपन चीन का अध्ययन करेंगे साथियों। चीन के साथ साथ इस प्रकार से सटा इधर, ये आपका चाइना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा इधर, तिब्बत। तो तिब्बत और चीन का जो है, तिब्बत और चीन में भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार साथियों हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कूची और खोतान वाला मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने बात करेंगे आज के वीडियो में चीन और आपके तिब्बत की। ठीक है, तो चीन में भारतीय सभ्यता का कैसे प्रचार प्रसार हुआ, क्या कहाँ से शुरुआत हुई, क्या बातें हुई, सारी बातें इस वीडियो में अपने करने वाले हैं जो अपने सिलेबस के लिए महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों देखिए, इन नोट्स को तैयार करने में काफ़ी सारी मेहनत लगती है, और अगर आप वीडियो देखते समय एक लाइक का बटन दबा दें तो बहुत अच्छा लगता है रियल में। साथ ही आप नए हैं चैनल पर, ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, ताकि जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आ जाए आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात करते हैं चीन में भारतीय सभ्यता के प्रचार प्रसार की। तो प्यारे साथियों देखिए, प्राचीन काल से ही चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे, जिसका सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है कौटिल्य में। कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें कौटिल्य आप सब लोग जानते हैं, है ना। आपके मौर्य वंश के एक प्रकार से संस्थापक तो इनको नहीं कहेंगे, संस्थापक तो अपने चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनको शासक कौटिल्य ने ही बनाया था। यानी एक प्रकार से मौर्य वंश को खड़ा करने वाले जो इंसान थे, मुख्य भूमिका में थे, वो थे कौटिल्य, चाणक्य भी जिनको बोला जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक थी, उसमें डिस्कशन हुआ है, थोड़ा सा डिटेल मिली है कि भारत के साथ जो चाइना का संबंध एक प्रकार से व्यापारिक संबंध था। चीन से जो आने वाला रेशम था साथियों, उनको चीनी पट कहा जाता था, जिसका उल्लेख भी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की पुस्तक में जो वो किया है। इसके अलावा कालिदास ने भी जो वो भारत और चीन के संबंध के बीच में थोड़ा बहुत बताया है। बट आप याद रखें कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसमें जो वो सर्वप्रथम जो बताया गया उल्लेख मिलता है भारत और चीन के जो व्यापारिक संबंध है उसके बारे में। और जो रेशम आया करता था चाइना से, उसको चीनी पट साथियों कहा जाता था। ठीक है, चीनी साहित्य के अनुसार 216 ईस्वी पूर्व में ही बौद्ध धर्म भारत से चीन में प्रवेश कर चुका था। ये है साथियों चीनी साहित्य के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 65 ईस्वी में चीन का शासक हुआ एक साथियों मेंगती, ठीक है, जिसे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष के दर्शन हो गए थे साथियों। और मेंगती ने इस बात को बताया अपने मंत्रियों को, अपनी सभा में बताया दूसरे दिन कि भाई रात को मेरे को कुछ इस प्रकार का सपना आया और मुझे एक दिव्य पुरुष वहाँ पे दिव्य पुरुष के मुझे दर्शन हुए। अब वो दिव्य पुरुष कौन हो सकता है? तो मेंगती के दरबार में जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि भाई ये दिव्य जो पुरुष है ये भारत के गौतम बुद्ध हैं। कौन है? भारत के गौतम बुद्ध हैं। यानी कि जो जिस दिव्य पुरुष के दर्शन एक प्रकार से मेंगती को उसके सपने में हुए थे, उसको मेंगती के मंत्रियों के द्वारा किस रूप में पहचाना गया? भारत के गौतम बुद्ध के रूप में साथियों पहचाना गया। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, मेंगती को सपने में दिव्य पुरुष दिखाई दिए और उसके बारे में बता दिया कि वो भारत के गौतम बुद्ध हैं।
तो मेंगती ने तुरंत क्या किया, एक दूत मंडल को एक प्रकार से भगवान बुद्ध की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहाँ भेज दिया साथियों, भारत में भेज दिया। यह दूत मंडल वापस जाते समय अपने साथ नालंदा के 2 बौद्ध विद्वान धर्मरत्न और मातंग कश्यप को चीन ले गए। यानी कि ये जो दूत मंडल आया, इसने क्या किया भाई, सीधी सी बात है, इनका जो कार्य था, है ना, भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो कार्य इन्होंने किया। इसके साथ ये क्या किया इन्होंने कि नालंदा विश्वविद्यालय के 2 विद्वान, एक तो धर्मरत्न और एक मातंग कश्यप, इन दोनों को ये चीन ले गए अपने साथ। और ये दोनों जो विद्वान हैं, धर्मरत्न और मातंग कश्यप, ये दोनों के दोनों श्वेत घोड़े यानी सफ़ेद घोड़े पर बैठ करके चाइना गए, जिससे कि मेंगती बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इन दोनों के लिए जो वो श्वेताश्वर विहार एक प्रकार से चाइना में बनवाया। इसके बाद में साथियों 4th शताब्दी में, 4वीं शताब्दी में चीन में एक शासक हुए लियांग बूती नाम के। ठीक है, लियांग बूती ने बौद्ध धर्म को चीन का राष्ट्रीय धर्म साथियों घोषित कर दिया। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण साथियों। अपने अगर अर्थशास्त्र की बात करें, चाइनीज साहित्य की अगर बात की जाए तो 217 ईसा पूर्व ही जो वो चला गया था बौद्ध धर्म भारत से चाइना में। बट अगर अपने बात करें अर्थशास्त्र के कौटिल्य की अर्थशास्त्र की पुस्तक की, तो उसमें जो वर्णन मिलता है उस हिसाब से 65 ईसा पूर्व में जो वो 65 ईसा पूर्व नहीं, 65 ईस्वी में मेंगती नाम का शासक था चाइना में, जिसको दर्शन में स्वप्न में एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए, जिसको फिर पहचाना गया गौतम बुद्ध के रूप में। और फिर मेंगती ने जो है साथियों अपने दरबारियों को या एक दूत मंडल को भेज दिया भगवान बुद्ध की जानकारी प्राप्त करने के लिए। और जाहिर सी बात है, भारत में जो बौद्ध धर्म के काफ़ी बड़े बड़े विद्वान थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के 2 बौद्ध विद्वान धर्मरत्न और मातंग कश्यप को चीन ले जाया गया, है ना, इस दूत मंडल के द्वारा। और ये दोनों के दोनों दूत जो है वो श्वेत घोड़े पर बैठ के गए, जिससे वो आपके मेंगती जो चाइना के शासक थे वो प्रभावित हुए और उन्होंने श्वेताश्वर विहार की स्थापना करवा दी। तो ये 65 ईस्वी की बात है। उसके बाद में बात करें तो 4वीं शताब्दी में चाइना में एक शासक हुआ लियांग बूती। ठीक है, 4वीं शताब्दी का एक प्रकार से मतलब है कि भाई 65 ईस्वी का मतलब पहली शताब्दी, उसके बाद में 101 से लेके 200 तक आपकी या 199 तक माने आपकी कौन सी शताब्दी हो जाएगी, ये दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ही 4वीं शताब्दी में साथियों एक शासक हुए चाइना में लियांग बूती नाम के। और लियांग बूती ने क्या कर दिया कि बौद्ध धर्म को चाइना का राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया। यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म को चीन का राष्ट्रीय धर्म किसने घोषित किया, लियांग बूती ने किया। और चीन में बौद्ध धर्म का स्वर्णिम युग जो है वो साथियों तांग वंश के शासनकाल को कहा जाता है। जो लियांग बूती थे वो तांग वंश के शासक थे। तो चीन में बौद्ध धर्म का जो स्वर्णिम युग है वो तांग वंश के शासनकाल को ही साथियों कहा जाता है। ठीक है, तो ये चाइना में आपको ध्यान में रखना है। और भारतीय सभ्यता का, संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार जो है उसमें चाइना के बारे में अपने पढ़ते हैं, तो ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं बनेगा। चलिए, अब कुछ ऐसा ही इतिहास रहा है तिब्बत का भी, तिब्बत के बारे में अपने बात करते हैं। तो साथियों तिब्बत का जो प्राचीन नाम है वो छोलखा है। ठीक है, छोलखा, ठीक है, ये प्राचीन नाम है तिब्बत का। महाभारत व रामायण में तिब्बत का जो प्राचीन नाम मिलता है वो है त्रिविष्ठुप प्रदेश। ठीक है, ये भी थोड़े से पुराने नाम हैं, ध्यान में रखिएगा इनको। 7वीं शताब्दी तक तिब्बत का इतिहास जो वो साथियों अंधकार में, यानी कि 7वीं शताब्दी तक तिब्बत का क्या इतिहास रहा क्या नहीं किसी को नहीं पता, कहीं पर भी कोई वर्णन मिलता नहीं है। परंतु 7वीं शताब्दी में सोनगम्पो नामक शासक जो वो तिब्बत में एक प्रकार से राज कर रहा था, अधिकार कर रहा था। सोनगम्पो ने साथियों क्या किए, 2 विवाह किए थे, एक तो नेपाल की राजकुमारी से और एक चीन की राजकुमारी से। और मजे की बात यह है कि चीन और नेपाल दोनों ही जो राजकुमारियां थी उनकी जब शादी हुई सोनगम्पो से, तो दोनों ही जब अपने मायके से ससुराल गई तो वो दोनों की दोनों बुद्ध की प्रतिमा अपने हाथों में लेकर के चली गई। और बुद्ध की प्रतिमा को देख करके सोनगम्पो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इन्होंने अपने मंत्री थ्रोम्नी संबोटी को बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए भारत में भेज दिया। यानी कि सोनगम्पो ने क्या किया,
इनकी ये जो पत्नियां हैं इनका वर्णन साथियों बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं मिलता कि 2 शादियां की थी, एक तो नेपाल की थी, एक चाइना की थी। दोनों जब आई तो दोनों के हाथ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी, जिससे सोनगम्पो प्रभावित हो गया और अपने मंत्री थ्रोमनी संबोटी को जो वो आदेश दे दिया कि एक प्रकार से बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए एक प्रकार से उसने थ्रोमनी संबोटी को भारत में भेज दिया। ठीक है, थ्रोमनी संबोटी तिब्बत वापस जाते समय 2 बौद्ध विद्वानों को ये भी लेकर के चला गया, जैसे चाइना में किया था। वैसे यहाँ पर थ्रोमनी संबोटी तिब्बत वापस जाते समय 2 बौद्ध विद्वान, एक तो नालंदा से तो शांत रक्षित और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पद्म संभव को अपने साथ ले गया। इस समय तिब्बत में बौन धर्म का प्रभाव था, जो जादू टोना टोटका से संबंधित था। साथियों बौन, ये बौद्ध धर्म नहीं है, बौन धर्म है। बौन धर्म का मतलब एक प्रकार से जादू टोना, है ना, इस प्रकार से हड्डी रख करके देखिए पूजा करते हैं जिसमें, है ना, बौन धर्म। तो इसका प्रचार प्रसार था, एक प्रकार से ये चलता था तिब्बत में, ज़्यादा जादू टोने से संबंधित था। तो शांत रक्षित और पद्म संभव जो थे, उन दोनों ने जो है वो बौन धर्म के लोगों को पराजित कर दिया। यानी कि इन जादू टोटकों में एक प्रकार से पद्म संभव और शांत रक्षित ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो इन्होंने बौन धर्म के लोगों को पराजित कर दिया, जिससे प्रभावित होकर सोनगम्पो ने उनके लिए समयस विहार का निर्माण साथियों करवाया। समयस विहार का निर्माण जो सोनगम्पो ने किन के लिए करवाया साथियों, तो शांत रक्षित और पद्म संभव के लिए इन्होंने ऐसा करवाया। पद्म संभव साथियों, ये इसको दूसरा बुद्ध कहा जाता है। वह शांत रक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, यानी कि जादू टोने टोटके से संबंधित जो शाखा है एक प्रकार से, उसका प्रचार प्रसार जो वो किया गया शांत रक्षित के द्वारा। बाकी पद्म संभव जो उसको दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और बात है कि थ्रोमनी संबोटी ने तिब्बत व्याकरण की रचना की, उन्हें तिब्बती वर्णमाला का जनक माना जाता है। ये भी मोस्ट है साथियों। थ्रोमनी संबोटी ने तिब्बती व्याकरण की रचना की, उन्हें तिब्बती वर्णमाला का जनक साथियों माना जाता है। थ्रोमनी संबोटी कौन थे साथियों? जो तिब्बत के राजा थे सोनगम्पो, उनके सेनापति थे थ्रोमनी संबोटी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए 11वीं शताब्दी में विक्रमशिला के महान विद्वान हुए थे एक आतिश दीपांकर श्रीज्ञान। तो आतिश दीपांकर श्रीज्ञान तिब्बत के शासक जो चुनबुन के निमंत्रण पर तिब्बत गए। देखिए जो 11वीं शताब्दी की बात की जाए तो एक बहुत विक्रमशिला के महान विद्वान या बौद्ध धर्म के महान विद्वान आतिश दीपांकर श्रीज्ञान जो वो तिब्बत के शासक है चुनबुन के निमंत्रण पर तिब्बत चले गए। चुनबुन ने उनके लिए शाक्य विहार की स्थापना की। तो साथियों देखिएगा, ध्यान में रखना आपको कि आपका समयस विहार जो है वो तो बनाया गया शांत रक्षित और पद्म संभव के लिए, और शाक्य विहार जो है वो बनाया गया साथियों किसके लिए? शाक्य विहार जो है वो साथियों आपके देखिए चुनबुन ने बनवाया था। चुनबुन ने तो ये शाक्य विहार बनवाया था, और किसके लिए बनवाया साथियों? देखिए यहाँ पर साफ लिखा है 11वीं शताब्दी के विक्रमशिला महान विद्वान आतिश दीपांकर श्रीज्ञान। तो आतिश दीपांकर श्रीज्ञान के लिए जो साथियों बनाया गया था ये आपका शाक्य विहार। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इनको। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर क्रमशः 1193 और 1203 ईस्वी में आक्रमण किया, वह यहाँ पर आग लगा दी। ठीक है, इससे ये हो गया कि जो पुराना इतिहास था बौद्ध धर्म का एक प्रकार से जल के खाक हो गया था। खिलजी ने बौद्ध धर्मों को नष्ट कर दिया था इसमें। वहाँ से अनेक बौद्ध भिक्षुक ग्रंथों के साथ तिब्बत साथियों फिर चले गए थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो अपने को करनी थी आज की इस वीडियो में, और इसी के साथ अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है साथियों आज का, तिब्बत और चाइना वाला। अब अपने अगले वीडियो में साथियों जो कंबोडिया वगैरह है और छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं भारतीय संस्कृति के विदेशों में प्रचार प्रसार से संबंधित, उन सभी को अपने डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। और इसके अलावा साथियों रीट 2022 का जो ऑनलाइन कोर्स है वो आपके लिए अवेलेबल है।
रीट 2022 का ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल अवेलेबल है, बहुत ही कम प्राइस पर और बहुत ही शानदार गजब का मैटर वहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।